तो फिर ठीक है, आज हम अपना एनडीए बायोलॉजी का अगला क्लास द ब्लड स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज हम ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। एक्चुअली ब्लड है क्या, और आपके एनडीए बायोलॉजी सिलेबस से इसमें ज़रूर एक नया क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो ब्लड से स्टार्ट करते हैं। ब्लड, ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे एक्चुअली ब्लड क्या है, ब्लड का कंपोजिशन क्या है, कितने टाइप्स के ब्लड में सेल्स होते हैं। ठीक है, और हम देखेंगे कि ब्लड रिलेटेड डिसीज़ कौन सी होती हैं। ठीक है, ऐसी कौन कौन सी डिसीज़ हैं जो ब्लड की प्रॉब्लम से होती हैं, वो हमें देखना है। तो अगर हम ब्लड को स्टार्टिंग करें तो सबसे पहले हमें ब्लड का इंट्रोडक्शन देखना होगा कि ब्लड एक्चुअली है क्या। तो अगर हम मोटे तौर पर बात करें ब्लड की, तो ब्लड को हम सिंपल भाषा में बोल देते हैं इट इज़ अ कनेक्टिव टिश्यू। क्या होता है ये? इट इज़ अ कनेक्टिव टिश्यू। अब कनेक्टिव का मतलब क्या होता है? ऐसा कोई चीज़ जो चीज़ों को आपस में कनेक्ट करता है, इंटरलिंक करता है। ठीक है, उसको हम बोल देते हैं कनेक्टिव टिश्यू। तो ब्लड को कनेक्टिव टिश्यू क्यों बोला गया है? क्योंकि जो ब्लड होता है ये हमारी पूरी बॉडी में क्या होता है? सर्कुलेट होता है, फ्लो होता है, और क्या करता है? एक सेल को दूसरे सेल से कनेक्ट करता है। कैसे कनेक्ट करता है? अब जैसे मान लो हमें लंग्स हैं, लंग्स में ऑक्सीजन आया, ऑक्सीजन जो होते हैं हम जानता है ब्लड के थ्रू सेल्स में जाता है। तो लंग्स में भी सेल्स होते हैं, उनको एल्वोलाई सेल्स बोलते हैं। ब्लड होता है वहाँ से ऑक्सीजन को लेता है और सेल में जाके ड्रॉप कर देता है। तो वो क्या कर रहा है? एक सेल को दूसरे सेल से कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से इसीलिए हम ब्लड को बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू। हमारी बॉडी में जितने भी सेल्स होते हैं, जिसमें जितने भी टिश्यूज़ होते हैं, सब में ब्लड का सप्लाई होता है। ईच एंड एवरी सिंगल सेल में ब्लड का सप्लाई होता है। ठीक है, तो इसीलिए ब्लड को बोला जाता है कि इट इज़ अ कनेक्टिव टिश्यू। और डिटेल में देखें तो इट इज़ ऑल्सो नोन एज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो स्पेसिफिकली हम इसको बोल देते हैं कनेक्टिव टिश्यू, लेकिन अब और स्पेसिफिकली बोलना चाहे तो इसको बोलते हैं फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये फ्लो करता है, जैसे वाटर फ्लो करता है वैसे ही हमारी बॉडी में ब्लड भी फ्लो करता है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, ये पहली बात आ गई, समझ में आ गया? रिवीजन करा। ठीक है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। अब क्या होता है, जो ब्लड होता है वो कभी भी सेल के अंदर एंट्री नहीं करता। क्या होता है? ब्लड जो होता है वो कभी भी सेल के अंदर एंट्री नहीं करता। वो बस क्या करता है? सेल के पास आता है, डिफ्यूजन के थ्रू जो उसके पास ऑक्सीजन होती है उसको वो सेल के अंदर इंसर्ट कर देता है। किसके थ्रू? डिफ्यूजन के थ्रू। लेकिन एक सेल के अंदर ब्लड कभी भी एंट्री नहीं करता है, कर बताऊंगा। ठीक है, तो एक सेल के अंदर ब्लड कभी भी एंट्री नहीं करता। ठीक है, इसीलिए इसको बोल देते हैं ऑल्सो कॉल्ड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, ये जो सेल होता है उसके इर्द गिर्द फ्लो करता रहेगा। जैसे मान लो ये सेल है, ठीक है, अब जो ब्लड होगा वो इसके आसपास फ्लो करेगा, लेकिन सेल के अंदर एंट्री नहीं लेगा। इसीलिए इसको बोला जाता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। और दो प्रोसेस होती है, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस, जिसके थ्रू डिफरेंट सब्सटेंस सेल बॉडी के सेल के अंदर जाते हैं। डिफ्यूजन भी हो सकता है, ऑस्मोसिस भी हो सकता है, डिफरेंट कंपोनेंट डिफरेंट तरीके से जाते हैं। तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। लेकिन कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी हैं जिनमें क्या होता है, जो फ्लूइड होता है वो डायरेक्टली सेल के अंदर जाता है, यानी कि जो सर्कुलेटरी फ्लूइड होता है वो डायरेक्टली सेल के अंदर जाता है। जैसे हम बात करें बैक्टीरियाज की, बैक्टीरियाज भी एक सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स हैं। इनको हम इसमें जो फ्लो होता है, जो सर्कुलेशन होता है, उसको हम बोल देते हैं इंट्रासेलुलर फ्लूइड। क्या बोल देते हैं? इंट्रासेलुलर फ्लूइड। तो इनका बेसिकली जो ब्लड होता है वो कलरलेस होता है, नॉर्मल एक फ्लूइड होता है जो पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है। ब्लड नहीं होता, ब्लड जैसा सब्सटेंस होता है जो फ्लो करता है, जो सारी चीज़ों को ट्रांसपोर्टेशन करता है। लेकिन इसमें जो फ्लूइड होता है वो डायरेक्टली बैक्टीरिया सेल के अंदर जाता है। ठीक है, किस में जाता है? उसमें बैक्टीरिया सेल के अंदर जाता है। तो उसमें इंटरसेलुलर सर्कुलेशन होता है, सेल के अंदर सर्कुलेशन होता है, सेल के बाहर सर्कुलेशन नहीं होता है। और जो नॉर्मल ह्यूमन बींग्स होते हैं उनमें क्या होता है, जो सर्कुलेशन होता है वो सेल के बाहर होता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है। एक बैक्टीरिया में इंटरसेलुलर सर्कुलेशन होता है, यानी कि सेल के अंदर सर्कुलेशन चलता है पूरा, और ह्यूमन बींग्स में जो सर्कुलेशन होता है वो एक्स्ट्रा सेलुलर सर्कुलेशन होता है। ठीक है, अब ब्लड का रोल क्या है हमारी बॉडी में, ये भी इंट्रोडक्शन पार्ट चल रहा है। ब्लड का रोल क्या है मैंने उस दिन बताया था, व्हाट इज द रोल ऑफ ब्लड। नहीं, ये फंक्शन है उसका। रोल क्या होता है? नहीं, किसी को पता है व्हाट इज द रोल ऑफ अ ब्लड? एक टर्म बताया था मैंने और वो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म था। हाँ, यस, ये सही जवाब है। तो इसका मेन फंक्शन जो होता है वो होता है बैलेंस इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ बॉडी। ठीक है, क्या करता है?
इंटरनल इन्वायरमेंट जो होता है बॉडी का उसको बैलेंस करता है, बैलेंस इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ बॉडी। ठीक है, जो बॉडी होती है, ह्यूमन बॉडी होती है, उसका इंटरनल इन्वायरमेंट। अब इंटरनल इन्वायरमेंट का मतलब क्या है, यानी कि पीएच और टेम्परेचर, उसको ये मेंटेन करता है। ये हमारी बॉडी का इंटरनल इन्वायरमेंट होता है। कितना टेम्परेचर रहेगा हमारी बॉडी का, कितना पीएच रहेगा, उसको कौन मेंटेन करता है, ब्लड मेंटेन करता है। ये इसका मेन रोल है। इस प्रोसेस को हम बोल देते हैं होम्योस्टेसिस। ठीक है, इस प्रोसेस को बोलते हैं होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस। अब हाउ, कैसे करता है, तो आप लोगों ने सुना होगा गर्मियों में आपका जब टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या होता है, गर्मी लगती है, उससे क्या होता है, पसीना निकलता है। फिर क्या होता है, टेम्परेचर नॉर्मल डाउन हो जाने लगता है। इस तरीके से ब्लड करता है। तो जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है तो हमारी बॉडी से पसीना निकलता है। ठीक है, क्या निकलता है, पसीना निकलता है, जिसके थ्रू हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो कम होता है। और जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर डाउन होते चला जाता है तो क्या होती है, हमें शिवरिंग होती है। ठंडों में जैसे शिवरिंग होती है ना, नहीं सर, तो ज़्यादा पसीना निकलता तो शिवरिंग क्या है? हम सर्दियों की बात कर रहे हैं। सर्दियों में पसीना निकलता? किसने कहा नहीं निकलता? हाँ, सर्दियों में पसीना नहीं निकलता। तो सुन तो लो पूरी बात मैं क्या कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ गर्मियों में टेम्परेचर बढ़ जाता है इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, तो हमें पसीना निकलता है। जब सर्दी आती है तो क्या होता है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर कम होने लगता है। तो वो टेम्परेचर को नॉर्मल मेंटेन करने के लिए हमारी बॉडी में क्या होती है, शिवरिंग होती है, ठंड ठुठुरते हैं हम। हाँ, उससे क्या होता है, हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस पे आके मेंटेन रहता है। तो इस तरीके से ये होम्योस्टेसिस मेंटेन होता है। ठीक है, तो रोल क्या होता है, बैलेंस इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ अ बॉडी। बॉडी का इंटरनल इन्वायरमेंट को ये बैलेंस करता है। अब इसके ब्लड फंक्शन क्या क्या है, अब हम बात करते हैं फंक्शन की। ठीक है, फंक्शन की बात करते हैं। तो मेनली 3-4 फंक्शन होते हैं इसके। पहला फंक्शन होता है इसका कि ये O2 को ट्रांसपोर्ट करता है, ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, O2 एंड एनर्जी। तो एक सेल से दूसरे सेल में ये क्या ट्रांसपोर्ट करता है, ऑक्सीजन को और एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, दूसरा इसका मेन रोल है कि ये बॉडी के पीएच को भी मेंटेन करता है। अब जो ब्लड होता है ये स्लाइटली बेसिक होता है, मैंने आपको बताया था, ये स्लाइटली बेसिक होता है। क्यों, क्योंकि इसमें बाइकार्बोनेट आयन होता है। ठीक है, दूसरा है बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करता है, टेम्परेचर रेगुलेशन में भी हेल्प करता है। ठीक है, टेम्परेचर रेगुलेशन में भी हेल्प करता है और इम्यूनिटी में भी हेल्प करता है। किसमें हेल्प करता है, इम्यूनिटी में। तो ये मेनली 3 फंक्शन है मोटे मोटे तौर पर। फंक्शन बहुत सारे होते हैं लेकिन ये मेन फंक्शन है। हाँ, इम्यूनिटी तो सबसे इंपॉर्टेंट है, इम्यूनिटी और डिफेंस में। तो जो हमारे WBC सेल्स होते हैं वो ब्लड में ही प्रेजेंट रहते हैं, इसीलिए ये इम्यूनिटी में से भी काम आता है, डिफेंस मैकेनिज्म में। ऑक्सीजन का और CO2 का ट्रांसपोर्टेशन करता है सेल के अंदर और बाहर। जो भी एनर्जी होती है वो भी सेल के अंदर प्रोवाइड कराता है और टेम्परेचर को भी रेगुलेट करता है। तो ये ब्लड का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है आपके सामने। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया सभी के? ठीक है, अब आते हैं दूसरी तरफ, ब्लड के कंपोनेंट्स क्या होते हैं। अब ब्लड है तो किसी ना किसी चीज़ से बना होगा। ठीक है, इसको नोट करते रहना आप लोग, जो भी इंपॉर्टेंट लगे। ठीक है, जो भी बता रहे हैं ये सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें आता है कंपोजिशन ऑफ ब्लड। ठीक है, नेक्स्ट इज कंपोजिशन ऑफ ब्लड। ब्लड किस किस चीज़ों से बना होता है। ठीक है, तो ब्लड जो होता है वो मेनली 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है। कितनी चीज़ों से बना होता है, 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक को बोलते हैं प्लाज्मा और दूसरे को बोल देते हैं, क्या बोलते हैं, ब्लड सेल। दूसरे को क्या बोलते हैं, ब्लड सेल्स। ठीक है, ब्लड सेल। तो एक होता है प्लाज्मा और दूसरा होता है ब्लड सेल्स। और ब्लड सेल्स को हम दूसरा नाम क्या बोलते हैं, हेमाटोक्रेट। ठीक है, इसको हम बोल देते हैं हीमैटोक्रेट, हीमैटोक्रेट, CRIT, सॉरी, हेमाटोक्रेट। ठीक है, IT डिपार्टमेंट वाला IT, हेमाटोक्रेट। तो जितने भी इसमें ब्लड सेल्स होते हैं ब्लड के अंदर, उन सारे ब्लड सेल्स को कंबाइन करके हम बोल देते हैं, कॉमन टर्म दे दिया, हेमाटोक्रेट। ठीक है, अब जो ब्लड सेल्स होते हैं ये कितने टाइप्स के होते हैं, ये 3 टाइप्स के होते हैं, RBC, WBC और प्लेटिलेट्स। प्लेटिलेट्स, ये 3 तरीके के इसमें सेल्स होते हैं। तीनों सेल को कंबाइन करके हम बोल देते हैं हेमाटोक्रेट।
ठीक है। अब कितना कंपोजिशन होता है, तो प्लाज्मा की बात करें तो ये 55% होता है ब्लड में, ठीक है। ब्लड सेल्स की बात करें तो ये 45% होती हैं। 55% प्लाज्मा अकेले ब्लड में और ब्लड सेल्स 45%, जिसमें से 1% WBC टोटल में से। हाँ, ब्लड WBC का जो कंसंट्रेशन होता है वो कम होता है, ठीक है। WBC और प्लेटलेट्स मिला के 1% बनाती हैं और बाकी का जो 44% है ये RBC। 1% है बेटा, ये बहुत हो गया। ये इनका कंपोजिशन पता है कितने में होता है? मिलियंस में होता है, ठीक है। मिलियंस में से 1% कितना हो गया? अगर मान लो 60 मिलियन है, बिलियन नहीं मिलियन, कितना हो गया उसका 1%? मिलियन। फिर कम कहाँ से हो गया? ठीक है, प्लाज्मा और ब्लड सेल। तो ये इसका बेसिक कंपोजिशन है। अब ब्लड आप लोग जानते हो फ्लूइड होता है, बहता है, तो इसका जो फ्लूइड नेचर होता है वो प्लाज्मा की वजह से होता है। इसमें प्लाज्मा होता है इसीलिए ब्लड फ्लो करता है। अगर ब्लड में से प्लाज्मा निकाल लो, ब्लड कभी फ्लो नहीं करेगा। जैसे आप किसी भी ब्लड निकालते हो किसी भी इंसान से, ह्यूमन से, और आप उसे सीसी में इंसर्ट कर देते हो, टेस्टिंग के लिए जाती है ना, टेस्टिंग के लिए जाती है ना लैब में, तो वो जो लैब टेक्नीशियन होता है वो ब्लड निकालता है और उसको एक बॉटल में फिल करता है। तो कुछ समय बाद आप लोग देखोगे एक रेड कलर का कंपोनेंट है वो नीचे जम जाते हैं और एक येलो कलर का जो येलोइश फ्लूइड होता है वो ऊपर जमा रहता है। जो येलो कलर का फ्लूइड होता है वो प्लाज्मा होता है और जो नीचे जम जाते हैं वो सेल्स होते हैं। और देखते हो वो जो नीचे जम गया वो फ्लो नहीं करता, फ्लो सिर्फ ऊपर वाला सब्सटेंस करता है। तो जो ब्लड का जो फ्लोइंग नेचर होता है वो प्लाज्मा की वजह से होता है। उसमें प्लाज्मा होता है, फ्लो करता है, तभी ब्लड फ्लो करता है, ठीक है। तो ये ब्लड का कंपोजिशन है। इट इज़ अ कंपोजिशन ऑफ ब्लड कि एक्चुअली ब्लड में होता क्या क्या है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? ठीक है। नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे ब्लड सेल्स के बारे में। तो प्लाज्मा अभी आपको थोड़ी देर में बताएंगे, पहले ब्लड सेल्स देखते हैं कौन कौन से होते हैं। तो अगर हम RBC, WBC और प्लेटलेट्स की बात करें, ठीक है, तो RBC का दूसरा नाम हम बोल देते हैं इरेथ्रोसाइट्स। क्या बोल देते हैं? इरेथ्रोसाइट्स। ध्यान रखना, आपके एनडीए में क्वेश्चन इरेथ्रोसाइट से करके भी आ सकता है, तो कंफ्यूज मत होना। RBC को ही हम इरेथ्रोसाइट्स भी बोल देते हैं, ठीक है। इरेथ्रोसाइट्स RBC को, पहले RBC तो सुन लो। और इसका नंबरिंग कितना होता है? अगर नॉर्मली हम इसका नंबरिंग देखें जर्नली तो 4.2 से 5.8 मिलियन। अब बताओ कितना हो गया ये मिलियन, ठीक है। और RBC का जो लाइफ स्पैन होता है वो लाइफ स्पैन होता है इसका 120 डेज। लाइफ स्पैन 120 डेज का होता है, मतलब 120 दिन के बाद ये मर जाता है सेल। सिर्फ 120 दिन तक ये जीवित रहता है, उसके बाद ये डेड हो जाते हैं सेल्स, ठीक है। और ये कंटिन्यूस फॉर्म होते रहते हैं, ऐसा नहीं है कि एक सेल मर गया फिर वो बनेगा ही नहीं, कंटिन्यूस बनते रहते हैं, ठीक है। तो 120 अप्रोक्सीमेटली है, एग्जैक्ट नहीं है, अप्रोक्सीमेटली बताई गई है। अप्रोक्सीमेटली 120 दिन तक देखा गया है कि RBC सेल्स जिंदा रहते हैं, ठीक है। WBC जो होते हैं इनको हम बोल देते हैं वाइट ब्लड सेल्स और ल्यूकोसाइट्स। क्या बोल देते हैं? वाइट ब्लड सेल्स और ल्यूकोसाइट्स। ल्यूको हैं, 5K to 9K। हाँ, ल्यूकोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं। अब ये ल्यूकोसाइट्स होते हैं ये अलग अलग तरीके के होते हैं, कई सारे होते हैं, मैं भी बताऊंगा कौन कौन से होते हैं। इयोसिनोफिल, बेसिनोफिल, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स, ठीक है ना, इतने तरीके के होते हैं, ठीक है। समझ में आया? तो वो अभी हम देखेंगे WBC का फर्दर डिवीजन। प्लेटलेट्स की बात करते हैं। प्लेटलेट्स का दूसरा नाम होता है थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स। अब थ्रोम्बोसाइट्स नेम क्यों पड़ा इनका? क्योंकि ये थ्रोम्बोसिस करते हैं। थ्रोम्बोसिस बोले तो क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। तो प्लेटलेट्स का मेन फंक्शन होता है इट हेल्प इन द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। इसमें कुछ प्रोटीन्स होते हैं, टोटल मिला के 12-13 प्रोटीन मिलके ब्लड क्लॉटिंग करते हैं। जैसे सर डेंगू में प्लेटलेट्स कम हो जाती है, तब अगर खून निकले तो क्लॉट नहीं होगा? नहीं, मुश्किल होता है, मुश्किल रहता है। वो प्रोटीन कम नहीं होते, प्रोटीन रहता है, प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, ठीक है। वो जो प्लाज्मा होते हैं उसमें वो प्रोटीन प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। ये प्लेटलेट्स की बात कर रहे हैं, हम प्लाज्मा की बात कर रहे हैं। नहीं, आप प्लेटलेट्स की बात कर रहे हैं ना, तो प्लेटलेट्स थ्रोम्बोसाइट्स करते हैं। इसमें कई सारे प्रोटीन्स होते हैं, अभी हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो उसमें आप डेंगू वाला क्वेश्चन पूछना। तो ये 3 तरीके के हैं, अब आपको ये तीनों नाम ध्यान रखने हैं। RBC को क्या बोलते हैं? इरेथ्रोसाइट्स। और रेड ब्लड सेल्स और रेड ब्लड कार्पोसेल्स, ये 3 नाम होते हैं। कार्पोसेल्स भी बोलते हैं।
कार्पोसेल्स इसीलिए बोलते हैं क्योंकि जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता। कार्पो या कार्पोसेल? कार्पोसेल्स, कार्प्यूसेल्स, इसीलिए इनको कार्प्यूसेल्स बोला जाता है। इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता। हाउ दे वर्क? हाउ दे वर्क मतलब आरबीसी क्यों वर्क क्यों नहीं करते? ब्रेन तो है ही नहीं। एग्जैक्ट न्यूक्लियस नहीं होता, उसकी जगह कुछ अलग स्ट्रक्चर होता है जो उसका ब्रेन की तरह काम करता है। ठीक है, उतना डिटेल में आपको नहीं जाना है। WBC को वाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं और ल्यूकोसाइट्स, इनके पास न्यूक्लियस होता है। और प्लेटलेट्स तो हमारे प्लेटलेट सेल्स हैं जो थ्रोम्बोसाइट्स में हेल्प करते हैं, प्लेटलेट्स से होते हैं। न्यूक्लियस होता है। हाँ, इनमें न्यूक्लियस होता है। ठीक है, इनमें न्यूक्लियस होता है। सर साइज ऑफ न्यूक्लियस होता है किसका? न्यूक्लियस का। सबका अलग अलग होता है साइज ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, प्लांट सेल में अलग, एनिमल सेल में अलग, और इन सब में न्यूक्लियस का शेप साइज अलग अलग रहता है। एग्जैक्ट हम नहीं बता सकते। देखिए एक सर हमने वीडियो देखी तो उसमें बता रहे थे 10⁻⁻50 सेंटीमीटर। किसका बता रहे थे? फिजिक्स में बता रहे थे। कौन से न्यूक्लियस का? अरे एटम एंड न्यूक्लियस। अरे तो ये कौन सा तुम न्यूक्लियस पढ़ रहे हो? वो न्यूक्लियस कौन सा है? वो इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस का यहाँ मत लिख देना जाके, वरना गलत कर दोगे पूरा। 10.9 हद है, मतलब बिल्कुल बच्चों की भी हद है। ठीक है, तो ये ब्लड सेल्स के बारे में है डिटेल में। अब हम देखते हैं कि ये सारा ब्लड सेल्स जो है, प्लाज्मा को भी भूल जाओ, अभी ब्लड सेल्स की तरह ये बनता कहाँ पे है। जैसे आप अलग अलग चीज़ें होती हैं, मोबाइल है, कंप्यूटर, इनका फैक्ट्री होता है ना, तो वैसे ही जो रेड ब्लड सेल्स हैं, जो ब्लड सेल्स का जो फॉर्मेशन होता है वो कहाँ पे होता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स का, ध्यान देना, प्लाज्मा का नहीं। प्लाज्मा का फॉर्मेशन अलग जगह होता है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, इन तीनों का जो फॉर्मेशन होता है वो कहाँ होता है? बोन मैरो में। कहाँ होता है? बोन मैरो में। तो ये तीनों जो सेल्स होते हैं, ये तीनों सेल्स मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक है, इन तीनों सेल का जो फॉर्मेशन होता है, सिर्फ इन्हीं तीनों सेल्स का, सिर्फ ब्लड सेल्स का जो फॉर्मेशन कहाँ पे होता है? बोन मैरो में। ठीक है, बोन मैरो में, ये बोन मैरो में इनका फॉर्मेशन होता है। अब बोन मैरो हमारी बॉडी में कई जगह होती है। एक बोन मैरो होती है थाई बोन में, जांग की हड्डी जो होती है ना, फीमर जिसे बोलते हैं, ठीक है ना, वहाँ पे होता है। कई जगह बोन मैरो होती है। तो ये जो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन बोन मैरो में होता है। सर उंगली चटकाने से बोन मैरो खत्म हो जाता है? कौन सी उंगली चटकाने पे? उंगलियों में बोन मैरो नहीं होता। कट कट पूछ रहे। ठीक है, समझ में आया? ये जो बोन मैरो होता है, ये एक रेड कलर का स्ट्रक्चर होता है बोन्स में। ठीक है, वहाँ पे इनका फॉर्मेशन होता है। समझ में आया? तो इस तरीके आपको बस इसमें क्या याद रखना है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, सिर्फ इन्हीं तीनों का फॉर्मेशन बोन मैरो में होता है। प्लाज्मा का फॉर्मेशन वाटर से होता है, क्योंकि आप लोग जानते हो जो प्लाज्मा होता है उसमें 90% वाटर होता है। यस सर। तो उसका जो फॉर्मेशन होता है वो वाटर से होता है, जो हम पानी पीते हैं। ठीक है, समझ में आया? तो ये कंपोजिशन ऑफ ब्लड में आपका नेक्स्ट टॉपिक था। नेक्स्ट इसमें आता है आपका ब्लड कनेक्टिव टिश्यू। अलग अलग साइज के होते हैं, यानी कि आरबीसी का शेप अलग होता है, डब्ल्यूबीसी का शेप अलग होता है, प्लेटलेट्स का शेप अलग होता है, और प्लाज्मा का शेप येलोइश कलर का होता है। वो फ्लूइड है तो उसका कलर होता है। आरबीसी जो होते हैं, इनका जो शेप जो देखा गया है, मैं ये रब कर दूं? यस सर। ये लिख लिया सबने, कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है। आरबीसी का जो शेप होता है नॉर्मली वो बाई कॉन्केव शेप होता है। पता है आपको लोगों को? आरबीसी का शेप बाई कॉन्केव शेप, बाई कॉन्केव शेप मतलब इसका जो शेप होता है वो इस तरीके से होता है। ड्रॉ किया था उस दिन? यस सर। बाई कॉन्केव शेप होता है इस तरीके से। नहीं कर रहा था। ठीक है, डब्ल्यूबीसी का जो शेप होता है वो स्फेरिकल शेप के होते हैं, स्फेरिकल और इरेगुलर शेप के होते हैं। ठीक है, और प्लेटलेट्स कैसे होते हैं? बड़े होते हैं सर, वैसे कोरोना जैसे। कोरोना जैसे नहीं, पकोड़े जैसे। पकोड़ा याद रखना, प्लेटलेट्स का मतलब पकोड़ा। जैसे पकोड़े खाते हो ना, पकोड़े का स्ट्रक्चर कैसा होता है? गोल तो होता है, लेकिन उसमें से इस तरीके से क्या निकले होते हैं? अलग अलग टांग, हाथ, पैर निकले होते हैं। कोरोना बेटा अलग चीज होती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके प्लेटलेट्स होते हैं। सर पकोड़े में सर कैसा का निकला रहता है? निकला होता है, पकोड़ा नहीं होता सर। इस तरीके से सेल्स होते हैं। ठीक है, जो मैं पकोड़े बनाता हूँ उसमें बन जाते हैं हाथ पैर अलग अलग। इस तरीके से प्लेटलेट्स का शेप होता है। समझो ध्यान से समझो। ठीक है, प्लेटलेट्स समझ में आया? क्यों हंसी आ रही है? सर कुछ और समझ नहीं आया। समझो मत। ठीक है, तो ये प्लेटलेट्स, ये इनका शेप हो गया ब्लड कनेक्टिव टिश्यू का। ठीक है, और जो वाइट येलोइश कलर का जो फ्लूइड होता है उसे हम प्लाज्मा बोल देते हैं।
अब आता है कंपोनेंट ऑफ प्लाज्मा। ये तो हो गई, हमने ब्लड सेल्स की बात कर ली। अब हम देखते हैं प्लाज्मा की कि प्लाज्मा में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। तो अगर हम प्लाज्मा के कंपोनेंट्स की बात करें तो इसमें 3 चीज़ें होती हैं, ठीक है। प्लाज्मा के कंपोनेंट की अगर हम बात करें तो इसमें कितनी चीज़ें होती हैं? 3 मेन चीज़ें होती हैं जिससे मिलके प्लाज्मा बनता है। एक होता है इसमें वाटर, ठीक है। दूसरा क्या बताया था? प्लाज्मा प्रोटीन। पूरा बोलो, प्लाज्मा प्रोटीन। प्रोटीन तो बॉडी में बहुत सारे होते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली प्लाज्मा प्रोटीन। और तीसरा इलेक्ट्रोलाइट्स। तीसरा इलेक्ट्रोलाइट्स। ये 3 चीज़ें किस में होती हैं? ब्लड प्लाज्मा में। प्लाज्मा भी कई तरीके का होता है, तो आपको बोलना पड़ेगा ब्लड प्लाज्मा, ठीक है। तो ब्लड प्लाज्मा की अगर हम बात करें तो उसमें 3 चीज़ें होती हैं। वाटर, इसका कितना होता है? 90% वाटर होता है प्लाज्मा के अंदर। प्लाज्मा प्रोटीन कितने होते हैं? 6 to 8। डिफरेंट बुक्स में नंबर आपको वेरी मिलेगा, लेकिन एक रेंज में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एक रेंज में पता होना चाहिए, एक रेंज में अप्रोक्सीमेटली इतना होता है 6 to 8%। बाकी का जो 1% है या 2% जो है, किसका? इलेक्ट्रोलाइट का 1%। अरे बेटा रेंज में है ना, एक रेंज में मैं बता रहा हूँ। 1 से 2% तक ऐसे कैलकुलेट नहीं करते हैं, एक अप्रोक्सीमेटली चलते हैं। 1 से 2% इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। और इसमें मेन कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट होते हैं? मेन इलेक्ट्रोलाइट होते हैं सोडियम एंड कैल्शियम। ये 2 मेन इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। Na+ के फॉर्म में रहता है। Ca+ होता है। लो लग गया प्लस, कोई दिक्कत? Cl तो माइनस में होता है। तो Na+ और Ca+ ये 2 मेन इसमें आयंस इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। तो ये प्लाज्मा का कंपोजिशन है। ब्लड सेल का क्या कंपोजिशन होता है? RBC, WBC, प्लेटलेट, और ये प्लाज्मा का। इतनी सारी जब चीज़ें मिलती हैं तो हमारा ब्लड बनता है। तो सोचो छोटा सा ब्लड फ्लूड कर रहा है और उसमें इतनी सारी चीज़ें हैं। थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है। प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट, WBC को ल्यूकोसाइट्स। तो ये है हमारा कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? यस सर। अब नेक्स्ट हमें इसमें देखना है प्रोटीन्स इन प्लाज्मा। मतलब वाटर तो हमें पता है, नॉर्मली जानते हैं, सभी आप लोग पीते हो वाटर। इलेक्ट्रोलाइट्स भी जानते हैं, सोडियम, कैल्शियम। मेन चीज़ फंसती है प्लाज्मा प्रोटीन्स पे। किस पे? प्लाज्मा प्रोटीन पे। ये इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और इससे प्लाज्मा प्रोटीन से क्वेश्चन आ सकता है NDA में, तो आप लोग ध्यान से देखना प्लाज्मा प्रोटीन। तो कौन कौन से प्रोटीन्स होते हैं जो प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं? हमने यहाँ पे लिख दिया प्लाज्मा प्रोटीन्स। अब ऐसे कौन कौन से प्रोटीन्स हैं जो प्लाज्मा में प्रेजेंट हैं? तो नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोटीन्स इन प्लाज्मा, ठीक है। शांत से बैठी रहो, शांत से बैठी रहो, शांति से, ठीक है। प्रोटीन इन प्लाज्मा, ठीक है। उधर मत ज़्यादा। प्लाज्मा में कौन कौन से प्रोटीन्स प्रेजेंट रहते हैं? तो मेजर टाइप जो प्रोटीन्स इसमें होते हैं, मेन कौन कौन से होते हैं? चलो नाम बताओ। एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, प्रोनाउंसिएशन सीख लो, ग्लोबुलिन नहीं, और फिब्रिनोजिन, फाइब्रिनोजिन, और तीसरा अदर्स, ठीक है। सर आपने कटवा दिया था सर, लिख लो ना। एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजिन, ठीक है। ये 3 तरीके के, मेनली 4 तरीके के जो प्रोटीन्स होते हैं। अदर्स अगर हम छोड़ दें तो मेनली 3 तरीके के प्रोटीन इसमें प्रेजेंट होते हैं। एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन और फिब्रिनोजिन, ठीक है। समझ में आया? अब एल्ब्यूमिन कितना % होता है? तो एल्ब्यूमिन की बात करें, प्लाज्मा में 60% एल्ब्यूमिन होता है। 60%, यानी 6 to 8% में से भी जो 60% प्रोटीन होते हैं वो एल्ब्यूमिन होते हैं। ग्लोबुलिन 35% होता है, फिब्रिनोजिन 4% होता है, और बाकी के 1%, लेस देन 1% हमारा अदर्स में आ जाते हैं। तो ये कंपोजिशन होता है। इतना अंदर हमें नहीं आना है, हमने आपको बता दिया है। अब इनका जो मेन चीज़ आती है, इनका रोल क्या है वो इंपॉर्टेंट है। फंक्शन आपको पता होना चाहिए। तो एल्ब्यूमिन का जो मेन फंक्शन होता है, ये किस में काम आता है? हेल्प इन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ प्लाज्मा। किस में काम करता है? ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ प्लाज्मा। कौन याद करके आया है? कौन याद करके? वो देख के बोल रहा है। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ प्लाज्मा, ये एल्ब्यूमिन का फंक्शन होता है। अब ये ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ प्लाज्मा क्या है? इसके थ्रू सर वो अंदर चला जाता है। कौन? दिव्यांशु? नहीं सर, जो ब्लड सर सामान लेके आता है वो सर। हाँ, वो सर डिफ्यूजन से जाता है। अरे ठीक है, ठीक है।
तो ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ प्लाज्मा का मतलब होता है, अब प्लाज्मा में ब्लड में कोई भी सब्सटेंस प्रेजेंट है, तो जैसे मान लो ब्लड में ऑक्सीजन प्रेजेंट है या ब्लड में आपका विटामिन या मिनरल्स या प्रोटीन्स प्रेजेंट है। अब इसको हमें कहा किसके अंदर पहुंचाना है, सेल के अंदर। अब सेल के अंदर ये ऐसे नहीं जा सकता, तो जो मेन जो फोर्स काम करता है, ठीक है, जो मेन चीज़ इसमें काम करती है, जो मेन फ्लो काम करता है, उसको बोलते हैं ऑस्मोसिस। ठीक है, किसका काम करता है, ऑस्मोसिस। तो ब्लड में जो कोई भी सब्सटेंस होता है वो सेल के अंदर कैसे एंटर करता है, विद द हेल्प ऑफ ऑस्मोसिस। और जो प्रेशर इसमें काम करता है उसको बोल देते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। तो यहाँ पे जो ऑस्मोटिक प्रेशर जो क्रिएट करता है वो कौन क्रिएट करता है, एल्ब्यूमिन नाम का प्रोटीन जो प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है। वो क्या करता है, जो प्लाज्मा होता है उसमें एक ऑस्मोटिक प्रेशर को क्रिएट करता है, जिसके थ्रू कोई भी सब्सटेंस सेल के अंदर एंट्री कर जाता है। अब जैसे घर में पानी की मोटर होती है, पानी कैसे चढ़ता है ऊपर, जब उस पर एक प्रेशर लगता है। जब मोटर चलाते हैं तो मोटर क्या करती है, प्रेशर क्रिएट करती है, प्रेशर बनाती है। तो बोलती है ना प्रेशर आ रहा है, प्रेशर आ रहा है, प्रेशर तो मोटर क्या आता है। ठीक है। अब एक प्रेशर कुकर भी होता है, तो प्रेशर कुकर में क्या होता है, खाना कैसे बनता है, प्रेशर से बनता है, सीटी निकलती है। गैस जो होती है, जो सीएनजी सिलेंडर्स होते हैं उसमें जो गैस भरी जाती है वो हमेशा प्रेशर से भरी जाती है, हमेशा कैसे भरी जाती है, प्रेशर से। तो ऐसे ही इसमें क्या होता है, जो कोई भी सब्सटेंस होता है वो ब्लड के अंदर हमें इंसर्ट कराना है तो हमें एक प्रेशर का नीड पड़ेगा। वो प्रेशर कौन सा होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर। एल्ब्यूमिन प्रोटीन होता है जो ऑस्मोटिक प्रेशर को क्रिएट करता है। तो ये एल्ब्यूमिन का फंक्शन है। ग्लोबुलिन का क्या फंक्शन है, क्या फंक्शन है, इट फॉर्म द एंटीबॉडीज, ये एंटीबॉडीज को बनाता है। ठीक है, एंटीबॉडीज। हमारी बॉडी में कोई भी फॉरेन पार्टिकल, कोई भी अगर पैथोजन एंटर करता है तो उसके खिलाफ हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज बनना स्टार्ट हो जाती हैं। वो कौन बनाता है, ग्लोबुलिन नाम का प्रोटीन जो प्लाज्मा में प्रेजेंट रहता है। फिब्रिनोजन क्या करता है, ये हेल्प करता है ब्लड क्लॉटिंग में, ये मेन काम करता है। वो सारे सपोर्टिंग होते हैं ब्लड क्लॉटिंग में। ठीक है, ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। ठीक है, समझ में आ गया। अदर्स जो होते हैं ये अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। कुछ प्रोटीन जो होते हैं वो सपोर्ट करते हैं इन तीनों को, ठीक है ना। अदर्स में आपकी क्लॉटिंग फैक्टर्स भी आ जाते हैं, कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स भी होते हैं जो हेल्प करते हैं इसमें, ठीक है, वो अदर्स में आ जाते हैं। तो इट कैन एक्ट एज अ क्लॉटिंग फैक्टर। क्या काम करते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर। क्लॉटिंग का मतलब होता है, क्लॉटिंग का मतलब जमना। तो जब आप देखते हो कुछ चोट लगती है तो जो एरिया जो वाउंड हो जाता है वहाँ पे कुछ जमने लगता है, ब्लैक ब्लैक कलर का या येलोइश कलर का, तो उसको बोलते हैं क्लॉटिंग फैक्टर। वो क्लॉटिंग फैक्टर्स जमने लगते हैं। ठीक है, तो ये सारे प्रोटीन्स का डिस्क्रिप्शन है जो इसमें प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, टाइम कितना हो गया, ठीक है, समझ में आया यहाँ तक, ठीक है, ओके टाइम अभी है, लैपटॉप शट डाउन हो गया। यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है, डाउट तो पूछ लो। किसी को डाउट पूछना है तो पूछ लो, कुछ नहीं पूछना, चलो बताओ दिव्यांशु, अभी कौन कौन से प्रोटीन थे, नाम बताओ। एल्ब्यूमिन, हाँ, ग्लोबुलिन, हाँ, और फिब्रोनोजिन, अच्छा, फिब्रिनोजिन और अदर्स। अदर्स। ठीक है, तुम बताओ क्या ब्लड कंपोजिशन में क्या क्या था, क्या क्या सर, फिर से पूछिए। ब्लड कंपोजिशन में। ब्लड कंपोजिशन में दो चीजें होती हैं सर, एक तो प्लाज्मा होता और एक ब्लड सेल्स होते हैं। ब्लड सेल्स होते हैं सर, उसमें तीन चीजें होती हैं सर। ठीक है, सही है। नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे, सर 84 से पूछ ले सर। 84 से पूछेंगे सर। ठीक है, कौन है 84? ठीक है, आप बताइए प्लाज्मा में वाटर कितना परसेंट होता है, 90%। सर आपने आता और प्लाज्मा प्रोटीन 6 से 8%। इलेक्ट्रोलाइट 1 या 2% ये होता है। तो ये हमने अभी तक पढ़ लिया कंपोजिशन ऑफ ब्लड, रह ही गया पूछ लेंगे, उनसे भी पूछ लेंगे। अब हम देखते हैं आरबीसी के बारे में। अब हम थोड़ा और डिटेल में जाते हैं, शांत, आरबीसी के बारे में। रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड का बीच में सर एकदम क्लियर करो, लाइक और शेयर करते रहिए महाकाल की कसम, लाइक और शेयर कर दीजिए सर। इससे सर पूछना पड़ता क्यों उधम मचा रहे, अरे सर थोड़ा वीडियो चल रहा है थोड़ा। नहीं सर ऐसे वो बोलता है नहीं सर, हमारा यूट्यूब चैनल नहीं चल रहा है, चलेगा अभी बाद में अपलोड होगा। आरबीसी, ठीक है, रेड ब्लड सेल्स। तो रेड ब्लड सेल्स के बारे में भी हम देखते हैं। तो रेड ब्लड सेल्स क्या होते हैं, सबसे पहली बात कहाँ बनते हैं, तो मेड बाय बोन मैरो। तो ये बोन मैरो में बनते हैं, मैं यहाँ रख देता हूँ।
मेड बाय बोन मैरो, ये तो मैंने आपको पढ़ा ही दिया है, ठीक है, बोन मैरो बनते हैं। और आरबीसी को दूसरा नाम क्या होता है, इट इज ऑल्सो नोन एज इरेथ्रोसाइट्स, इनको हम इरेथ्रोसाइट्स भी बोल देते हैं, ठीक है, समझ में आया। अब जो आरबीसी होते हैं, आरबीसी को हम इरेथ्रोसाइट्स बोल देते हैं, नो डाउट, ठीक है, यस सर, इरेथ्रोसाइट्स बोल देते हैं। अब आपने देखा है जो ब्लड होता है वो रेड कलर का होता है, यस सर, तो ब्लड जो रेड कलर का होता है वो रेड ब्लड सेल्स की वजह से होता है। अब इन रेड ब्लड सेल्स में ऐसा क्या खास बात है जो पूरे ब्लड को रेड कर देता है, तो इसमें एक रेड कलरिंग पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसको हम बोल देते हैं हीमोग्लोबिन। क्या बोल देते हैं, हीमोग्लोबिन। अब इसको हीमोग्लोबिन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें एक आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होता है। क्या होता है, आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होता है। तो आपने सुना होगा कि खून में आयरन की कमी हो जाती है, सुना है ये, हीमोग्लोबिन की कमी हाँ, तो होता है, ठीक है। तो जो ब्लड होता है वो रेड कलर का इसीलिए होता है क्योंकि उसमें आरबीसी प्रेजेंट है, और आरबीसी की वजह से क्यों रेड है, क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है, ठीक है। और जो हीमोग्लोबिन जो होता है ये रेड कलरिंग पिगमेंट होता है जो ब्लड को रेड कलर प्रोवाइड कराता है, ठीक है। तो आप लोगों ने सुना होगा कई बार किसी किसी में हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, या ठीक है ना, तो हीमोग्लोबिन का बॉडी में एक नॉर्मल लेवल होता है, एक नॉर्मल परसेंटेज होती है, उतना होना चाहिए। मेल में अलग होता है, फीमेल में अलग होता है, और एक बच्चे में अलग होता है। कम हो जाता है, कम हो जाता है, प्रॉब्लम होने लगती है हीमोग्लोबिन। जिसकी बॉडी में हीमोग्लोबिन कम होता है तो उसको सांस लेने की तकलीफ हो जाती है, क्योंकि हीमोग्लोबिन का मेन फंक्शन है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना और CO2 को वापस लेके आना। तो हमारी बॉडी में जो CO2 और जो O2 का जो एक्सचेंज होता है वो हीमोग्लोबिन के पास से होता है। कैसे होता है, अब मान लो हमने सांस ली, ऑक्सीजन गया कहाँ पे, लंग्स में गया, लंग्स में क्या प्रेजेंट है, एल्वोलाई सेल्स प्रेजेंट है, ठीक है। अब जो ब्लड होता है वो डायरेक्टली एल्वोलाई सेल्स के पास आता है, तो एल्वोलाई सेल क्या बोलता है, ये लो ऑक्सीजन और इसको सेल्स तक लेके जाओ। लेकिन आरबीसी सेल्स क्या करते हैं, वो कहते हैं हीमोग्लोबिन से कि ये लो ऑक्सीजन और इसको हर एक सेल तक पहुंचा के आओ। तो इस तरीके से जो मेन काम होता है वो हीमोग्लोबिन का होता है। अपना काम टाल देते हैं, नहीं, टालते नहीं है, एक्चुअली जो हीमोग्लोबिन होते हैं वो आरबीसी पर ही प्रेजेंट होते हैं, अंदर आरबीसी की सरफेस पर हीमोग्लोबिन रहता है, ठीक है। तो वो इस हीमोग्लोबिन को कहते हैं कि आप जाइए ऑक्सीजन को सेल तक पहुंचाइए। तो जो मेन ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है O2 और CO2 का वो हीमोग्लोबिन का होता है, ठीक है। अब मेल में कितना परसेंटेज होता है, तो अगर हम मेल की बात करें तो इसमें होता है 5.0 × 10⁻12 क्या माइक्रो पर लीटर, ये माइक्रो में है, ठीक है। 5.0 × 10⁻12 माइक्रो पर लीटर, यानी कि 1 लीटर में इतना हीमोग्लोबिन होना चाहिए मेल में। क्वांटिटी आ सकती है, हाँ, आ सकती है, ग्राम में भी आ सकता है, ठीक है। फीमेल में कितना होता है, फीमेल में थोड़ा कम हीमोग्लोबिन होता है, 4 × नहीं 4.2 होता है, इसीलिए वो कम होता है, × 10 की पावर ऑक्सीजन ही नहीं पहुंचती थी। माइक्रो लीटर, ठीक है। और न्यू बॉर्न में कितना होता है, न्यू बॉर्न में सबसे ज़्यादा होता है, यस 6 न्यू बॉर्न में होता है 6.0 × 10⁻12 माइक्रो पर लीटर, ठीक है। ये कंपोजिशन है ब्लड का, मेल में, फीमेल में और न्यू बॉर्न में आरबीसी का, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, यस सर, ठीक है। अब इसका जो शेप होता है आरबीसी का, ये कैसा शेप होता है, सर वो बाई कॉनकेव शेप होता है, बाई कॉनकेव शेप, यानी कि 2 कॉनकेव साइड इसमें होती है, ठीक है। समझ में आया यहाँ Yes, तक, sir. ठीक है। अब हम देखते हैं फंक्शन ऑफ इरेथ्रोसाइट्स। तो फंक्शन ऑफ इरेथ्रोसाइट्स हम पहले ही देख चुके हैं। इसका सबसे मेन फंक्शन जो होता है वो होता है कैरी ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन को कैरी करता है, ठीक है, और वापस CO2 को लेके भी आता है। तो इसका मेन फंक्शन होता है हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये सेल को ऑक्सीजन देता है, बदले में सेल से ऑक्सीजन को लेके भी आता है, ठीक है। तो इसके दोनों फंक्शन होते हैं। और इसका लाइफ स्पेन कितना होता है, 128 डेज का इसका लाइफ स्पेन, 120 डेज का इसका लाइफ स्पेन होता है, 120 दिन का, ठीक है। और फंक्शन क्या होता है, हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 बिटवीन द सेल्स, ठीक है। समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आता है डिसीज ऑफ आरबीसी, यानी कि अगर किसी की बॉडी में रेड ब्लड सेल्स की अगर कमी हो जाए या रेड ब्लड सेल कम हो जाए तो उससे कौन सी बीमारियां होंगी। तो नेक्स्ट आप इसमें देख लो डिसीज ऑफ आरबीसी। आपने ये डिसीज सुन भी रखी होंगी, डिसीज ऑफ, नहीं, निमोनिया इज अ बैक्टीरियल डिसीज, निमोनिया नहीं, एनीमिया, अनीमिया, अच्छा एनीमिया वो थोड़ा मिलता जुलता नेम है, तो अनीमिया मिलेगा।
तो डिसीज ऑफ आरबीसी, यानी कि अगर किसी भी इंडिविजुअल में, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो चाहे वो बच्चे हो, उनमें अगर ब्लड की कमी हो जाए, ब्लड बोले तो आरबीसी की कमी हो जाए, ठीक है, बोलते हैं खून की कमी, तो खून की कमी में भी क्या कमी होती है, रेड ब्लड सेल्स की, आरबीसी की कमी हो जाए। तो अगर किसी भी इंडिविजुअल में रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड एरिथ्रोसाइट्स की कमी हो जाए तो उससे कौन कौन सी डिसीज होती है, तो उससे जो मेन डिसीज होती है उसको हम बोल देते हैं एनीमिया। एनीमिया में दांत से खून आता है? अब ये बताएंगे एनीमिया, ठीक है, एनीमिया दांत से खून स्कर्वी में आता है, वो स्कर्वी होती है। तो सर कैल्शियम की एक्सेस होने से स्कर्वी होती है, एनीमिया होने से? बताएंगे अभी, सुन तो लो पहले पूरी बात। डिसीज ऑफ आरबीसी में आती है एनीमिया। एनीमिया एक ऐसी डिसीज है जो हीमोग्लोबिन की कमी से आती है, हीमोग्लोबिन कमी से। आरबीसी पे क्या कम होगा, अब आरबीसी है रेड ब्लड सेल्स में, अगर आरबीसी कम हो जाएगा तो क्या कम हो जाएगा, हीमोग्लोबिन भी कम हो जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या है, अगर किसी भी इंडिविजुअल में आरबीसी मतलब हीमोग्लोबिन की अगर कमी होती है तो उस बंदे को एनीमिया नाम की डिसीज हो जाती है। एनीमिया में क्या होता है, उसको सांस लेने में तकलीफ होगा। अब सांस लेने में तकलीफ क्यों होगा, अभी मैंने बताया, क्योंकि जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन का जो मेन काम होता है किसका होता है, हीमोग्लोबिन का होता है, वही लेके जाता है। अब मान लो अगर हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन ही नहीं है तो कमी होगी कि नहीं होगी। अगर जैसे मान लो फैक्ट्री में, एक फैक्ट्री है, उससे सामान बन रहा है, मटेरियल बन रहा है और सप्लायर को जा रहा है, अगर फैक्ट्री में ही वो मटेरियल नहीं बन रहा है तो सप्लायर को पास पहुंचेगा नहीं, सप्लायर के पास नहीं पहुंचेगा तो मार्केट में उसकी कमी हो जाएगी। तो सिमिलर ऐसा है, फैक्ट्री कौन है, हीमोग्लोबिन। नहीं, हाँ फैक्ट्री तो बाहर है ना सर, वो तो ऑक्सीजन तो अंदर जा रही है ना, लंग्स में जा रही है, मेन जो काम होता है वो हीमोग्लोबिन का होता है। तो हीमोग्लोबिन का काम फैक्ट्री में बन रही है, ऑक्सीजन आ रहा है, लेकिन जो सप्लायर है वो एब्सेंट है, वो है ही नहीं। अब ऐसा तो है नहीं फैक्ट्री का मालिक आएगा और वो सामान को बेचेगा, मालिक तो बेचेगा नहीं, सप्लायर ही तो बेचेगा। तो ऑक्सीजन तो अंदर जा रही है, लेकिन जो हीमोग्लोबिन है, जो उसका सप्लायर है, जो ऑक्सीजन ले जाने वाला है, वो है ही नहीं, उसकी कमी है। तो क्या होगा, ऑक्सीजन सेल पे पहुंचेगा नहीं, सेल को तो ऑक्सीजन चाहिए, अब सेल को ऑक्सीजन मिल नहीं रहा तो क्या होगा, हमारी बॉडी में रेस्पिरेशन कम होगा, रेस्पिरेशन कम होगा तो क्या होगा, हमारी सांस फूलेगी, ऑक्सीजन लेने में हमें तकलीफ होगी। तो ये एनीमिया की वजह से आता है। तो आप लोगों ने देखा होगा, जो लोग पहाड़ की चढ़ाई करते हैं या वैष्णो देवी या अमरनाथ जाते हैं तो पहले पूछा जाता है कहीं आपको एनीमिया नाम की बीमारी तो नहीं है, क्योंकि पहाड़ों पे क्या है, ऑक्सीजन की कमी होती है। तो आपका पहले टेस्ट होता है, ऑक्सीजन टेस्ट होता है। और आपने देखा होगा कुछ लोग ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं साथ में, अमरनाथ में या जाते हैं तो वहाँ पे ऑक्सीजन सिलेंडर भी देते हैं साथ में, जिससे कि जो पहाड़ जो होते हैं वहाँ पे ऑक्सीजन कम होता है तो कहीं उन्हें एनीमिया ना हो जाए, ठीक है। इसीलिए डिसीज ऑफ आरबीसी जो होती है वो एनीमिया होती है, ठीक है सर। हाँ, तो सर ऑक्सीजन की कमी होती है सर, हीमोग्लोबिन की कमी तो होती है। अरे ऑक्सीजन की कमी हो क्यों रही है, क्योंकि हीमोग्लोबिन कम है। नहीं, अब पहाड़ पे हीमोग्लोबिन कम कैसे हो जाएगा, ऑक्सीजन कम है ना, तो अगर मान लो ऑक्सीजन भी नहीं आ रही है तो हीमोग्लोबिन सप्लाई किसको करेगा, फिर तो दोनों तरीके होते हैं, ऑक्सीजन की कमी से भी हो सकता है, हीमोग्लोबिन की कमी से भी हो सकता है, समझे। अगर ऑक्सीजन जा रहा है, हीमोग्लोबिन नहीं है, तब भी सेल को क्या चाहिए, ऑक्सीजन आना चाहिए, उसे ये मतलब नहीं है कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा। अगर मान लो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन ही नहीं आ रहा है, अब कोरोना में क्या होता है, कोरोना जो डिसीज एक्चुअली क्या है, एनीमिया है। अनीमिया नहीं है, वो निमोनिया कॉज करता है। वो क्या करता है, जो एल्वोलाई होते हैं उनको ब्लॉक कर देता है, जो एल्वोलाई होते हैं जहाँ से ऑक्सीजन हमें लेना होता है उनको ब्लॉक कर देता है। अब जब एल्वोलाई ब्लॉक है तो ब्लड को ऑक्सीजन जाएगा नहीं, अल्टीमेटली डेथ। तो इस तरीके से अगर किसी को भी आरबीसी की बीमारी है या एनीमिया की बीमारी होती है, ज़्यादातर छोटे बच्चों को एनीमिया होती है, हाँ ठीक है। और जो एनीमिया होता है ये अनुवांशिक बीमारी भी होती है, अनुवांशिक बीमारी, हेरिडिटी बीमारी भी होती है। आपने नाम सुना होगा सिकल सेल एनीमिया, कभी सुना है? तो एक सिकल सेल एनीमिया भी होता है, क्या नाम होता है, सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया। अब ये सिकल सेल एनीमिया क्या होता है, ये एक ऐसी बीमारी है, ये भी आरबीसी की ही बीमारी है, लेकिन ये अनुवांशिक बीमारी है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होती है। कैसे होती है, नॉर्मल आरबीसी का शेप क्या होता है, बाइकॉन्केव शेप होता है, क्या होता है, बाइकॉन्केव शेप। बाई चांस अब ये बाइकॉन्केव शेप कैसा है, इस तरीके से है, इस तरीके से। तो सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, जो आरबीसी होता है उसका शेप चेंज हो जाता है। तो अगर मान लो पहले ऐसा शेप था तो हीमोग्लोबिन अटैच हो रहा था यहाँ पे, अगर इसका शेप चेंज हो जाएगा तो हीमोग्लोबिन इससे अटैच नहीं होगा, हीमोग्लोबिन अटैच नहीं होगा तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा,
डेथ, वो आरबीसी की ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, हीमोग्लोबिन की कमी, हीमोग्लोबिन नहीं आरबीसी की कमी हो जाएगी। साइज ही तो बदला सर। साइज बदला है तो हीमोग्लोबिन इससे अटैच होगा नहीं, अगर हीमोग्लोबिन अटैच ही नहीं होगा इससे तो क्या होगा, वो ऑक्सीजन को ले जा नहीं पाएगा, तो क्या हुआ, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो ये दो तरीके की बीमारी होती है जो आरबीसी से होती है, या फिर हीमोग्लोबिन कम हो जाए या फिर सिकल सेल एनीमिया नाम की बीमारी हो। तो ये दो तरीके की। सर कोई हेरिडिटी डिसीज ऐसे रोकने के लिए तो फिर सर इसको रोकने का कोई इलाज नहीं है। एक आध आदमी सर कोई लाइफ है कुआरा सर तो करनी वो देखते हैं क्या। तो ये आरबीसी की डिसीज होती हैं, ठीक है। अब इसके क्या सिम्टम है, एनीमिया के क्या सिम्टम है, फटीग, जो मेन सिम्टम जो होते हैं इसके वो क्या होता है, फटीग, FATIQUE, ये थकना सर। हाँ फैटिग, ठीक है। फैटिग में क्या होता है, थकान बहुत जल्दी महसूस होती है। तो जिनको अनीमिया होता है वो थोड़ा काम करते हैं उन्हें थकान होने लगती है, बहुत जल्दी थकान होने लगेगी, उनकी सांस फूलने लगेगी, ठीक है ना, चक्कर आने लगेंगे, ब्लड प्रेशर थोड़ा अप डाउन करने लगेगा। तो ये सब सारे सिम्टम्स होते हैं जिनको एनीमिया की प्रॉब्लम होती है, ठीक है, समझ में आया? यस सर। हाँ, तो ये आरबीसी की डिसीज है। अब हम देखते हैं डब्ल्यूबीसी के बारे में, ल्यूकोसाइट्स, ठीक है। तो अगर हम डब्ल्यूबीसी के बारे में, तो ये तो पूरा आरबीसी का आपका हो गया कि आरबीसी क्या होते हैं, कहाँ बनते हैं, कितना कंपोजिशन होता है, कैसा शेप होता है, साइज क्या होता है, क्या क्या इसमें कंपोजिशन होती है और क्या इसकी बीमारी कौन से डिसीज होती है। तो ये आरबीसी के बारे में हो गया। अब हम देखते हैं डब्ल्यूबीसी के बारे में, जिसको हम ल्यूकोसाइट भी बोल देते हैं, ठीक है। क्या बोल देते हैं, ल्यूकोसाइट भी बोल देते हैं। क्या, ल्यूकोसाइट्स, ठीक है, ल्यूकोसाइट्स भी बोल देते हैं, ठीक है, समझ में आया, ल्यूकोसाइट्स। अब ये जो ल्यूकोसाइट सेल्स होते हैं ये पूरा डब्ल्यूबीसी सेल्स है। अब इसमें डिफरेंट टाइप्स के वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के, कई तरीके के वाइट सेल्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, मैं एक एक करके नाम लिख रहा हूँ तो आप लोग ध्यान से देख लेना। एक होते हैं मोनोसाइट्स, ठीक है, एक होते हैं मोनोसाइट्स, एक होते हैं इओजनोफिल्स, ठीक है, एक होते हैं इओजनोफिल्स, एक होते हैं बेसोफिल्स, एक होते हैं न्यूट्रोफिल्स। ये सब डब्ल्यूबीसी में ही आते हैं, ये सारे डब्ल्यूबीसी में ही आते हैं। और एक होते हैं लिम्फोसाइट्स, हाँ डब्ल्यूबीसी के सेल्स हैं, ये डब्ल्यूबीसी के सेल्स के नेम है, ठीक है। ये सब वाइट ब्लड सेल्स में ही आते हैं, मोनोसाइट्स, यूजनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स और लिम्फोसाइट्स, ठीक है, समझ में आया यहाँ तक, ठीक है। नहीं थे, लिम्फोसाइट था सर। लिम्फोसाइट्स था। अब हम देखते हैं इनका फंक्शन क्या है, इनका लाइफ स्पेन क्या है। अब आरबीसी तो उसमें सिर्फ एक तरीके के सेल्स थे, आरबीसी, उनका लाइफ स्पेन 120 डेज था। लेकिन इसमें जो सेल्स होते हैं अलग अलग, नॉर्मल अलग अलग लाइफ स्पेन होता है। इन जनरल अगर हम बात करें, ध्यान से देखो इधर, इन जनरल अगर हम बात करें डब्ल्यूबीसी का जो लाइफ स्पेन होता है वो 10 to 15 डेज का होता है, 10 से 15 दिन 10 से 15 दिन का इसका लाइफ स्पेन होता है। नहीं, फिर बनते भी तो जल्दी हैं, ठीक है। अब तुम्हारा लाइफ स्पेन 100 साल का क्यों है ह्यूमन बींग्स का? हम तो सर 1.5 मिनट बनते हैं, ठीक है। तो नॉर्मल जो ल्यूकोसाइट्स का जो लाइफ स्पेन होता है वो 10 से 15 दिन का होता है। लेकिन जो इसमें सेल्स होते हैं इनका अलग अलग लाइफ स्पेन होता है, किसी का 7 दिन होता है, किसी का 8 दिन, किसी का 12 दिन, ऐसे करके साइज होता है। तो एक एक करके हम देखेंगे। तो अभी हमें देखना है ल्यूकोसाइट्स का फंक्शन क्या होता है। वैक्यूल में जाके मरते हैं। ये कहाँ पे, वैक्यूल में नहीं, लाइसोसोम ही इनको किल कर देते हैं, ठीक है। वो सुसाइडल बैग्स ऑफ सेल होते हैं, तो जो डेड सेल्स होते हैं जो खराब हो जाते हैं उनको, ठीक है, वो बोलते हैं। अब जो आरबीसी होते हैं, आरबीसी को लाइसोसोम किल नहीं करते हैं। आरबीसी का नॉर्मल लाइफ स्पेन होता है 120 डेज। अब जब आरबीसी की लाइफ स्पेन कंप्लीट हो जाती है तो जो आरबीसी होते हैं ये कहाँ जाते हैं, ये जाते हैं स्प्लीन में, वहाँ जाके स्टोर हो जाते हैं। स्प्लीन एक ऐसा पार्ट हो जिसे हम बोलते हैं ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी। जैसे जो मुस्लिम लोग होते हैं जब उनमें डेथ हो जाती है तो वो शमशान घाट में
मतलब उनको ज़मीन के अंदर डिग कर देते हैं। तो वैसे ही जो आरबीसी होते हैं, तो हमारी बॉडी में भी एक ग्रेवयार्ड होता है, उसको बोलते हैं स्प्लीन। तो स्प्लीन जो होता है उसको बोलते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, होता है बॉडी में, इस साइड पे होता है यहाँ पे, ठीक है, उसको बोलते हैं स्प्लीन। तो ये स्प्लीन क्या होता है, इसको ग्रेवयार्ड और आरबीसी बोलते हैं। जब आरबीसी का डेथ हो जाता है तो वो जो आरबीसी डेथ आरबीसी होते हैं वो यहाँ पे आके स्टोर हो जाते हैं स्प्लीन में, ठीक है। तो उसको हम ग्रेवयार्ड और आरबीसी बोलते हैं। पता चल गया कहाँ जाता है आरबीसी मरने के बाद, ठीक है। अब जो मोनोसाइट्स होते हैं ये क्या हो जाते हैं, इनको लाइसोसोम्स खा लेते हैं, तो खत्म। अब जो मोनोसाइट्स होते हैं इनका अलग अलग लाइफ, नहीं मरते, लाइसोसोम्स भी मरते हैं, क्यों नहीं मरते, सेल है उसका भी लाइफ स्पैन होता है, उन्हीं के भाई खा लेते, उनके भाई खा लेते हैं उनको, ठीक है ना। हाँ, समझ में आया। तो ये मोनोसाइट्स में इनका अलग अलग लाइफ स्पैन होता है। तो सबसे पहले हम लाइफ स्पैन की बात करते हैं। तो जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं, ध्यान से देखना, इसमें लाइफ स्पैन से क्वेश्चन पूछा जाता है, इधर तो कोई ध्यान से। न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं इनका जो लाइफ स्पैन होता है वो होता है 7 आवर्स का, न्यूट्रोफिल्स का 7 आवर्स का, 7 घंटे तक, 7 आवर्स, ठीक है। इओजनोफिल्स जो होते हैं ये 8 to 12 डेज तक लिविंग रहते हैं, 8 to 12 डेज तक, ठीक है। बेसोफिल्स जो होते हैं ये क्या होते हैं, फ्यू आवर्स टू फ्यू डेज, कुछ घंटे के लिए या कुछ दिन के लिए ही जीवित रहते हैं, मैक्सिमम 1 या 2 दिन बस। कुछ घंटे भी रह सकते हैं, कुछ दिन भी रह सकते हैं, डिपेंड करता है, ठीक है। मोनोसाइट्स जो होते हैं ये 3 दिन तक जीवित रहते हैं, 3 डेज तक, ठीक है, 3 दिन तक। और जो लिम्फोसाइट्स होते हैं, अब जो लिम्फोसाइट्स होते हैं 2 तरीके के होते हैं। कितने तरीके के होते हैं, 2 तरीके। कौन कौन से होते हैं, एक होते हैं बी लिम्फोसाइट्स और एक होते हैं टी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स, एक होते हैं बी लिम्फोसाइट्स, एक होते हैं टी लिम्फोसाइट्स। अब जो बी लिम्फोसाइट्स होते हैं इनका जो बी लिम्फोसाइट का क्या काम होता है, ये मेमोरी सेल भी मैंने बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, मेमोरी सेल्स। और जो टी लिम्फोसाइट होते हैं ये हेल्पर लिम्फोसाइट्स होते हैं, ठीक है। अभी हमारा टाइम हो गया है, ये अभी मैं कल बताऊंगा, अभी हमारा टाइम हो गया है। तो आज के लिए हम इतना ही देखते हैं, कल हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे बी और टी लिम्फोसाइट से। थैंक यू फॉर द क्लास।